नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है गर्मियों में दूध खुला छोड़ दे तो क्या होता है? हाँ। या लोहे का तवा नमी में रह जाए तो वो भूरी परत सी क्यों जम जाती है? हाँ बिल्कुल। या फिर अंगूर का किण्वन या खाना पकाना। अरे हाँ, और हम जो सांस लेते हैं इन सब में आखिर चल क्या रहा है? ये सब बदलाव हैं, है ना? बिल्कुल, ये सब बदलाव है। और आज हम इन्हीं बदलावों के पीछे का विज्ञान उसको समझने वाले हैं। हमारी आज की ये जो गहन चर्चा है ये विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 पर आधारित है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमारा मिशन क्या है भाई? बिल्कुल सरल और मजेदार तरीके से समझना कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या बला है, इसे लिखते कैसे हैं और ये कितने तरह की होती हैं। हाँ, और वो भी किताब के उदाहरणों और क्रियाकलापों से ही। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि ये बोरिंग लेक्चर जैसा न लगे। हाँ बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या आखिर? हमने रोजमर्रा के उदाहरण देखें, दूध का फटना, जंग लगना, खाना पकना, पाचन, श्वसन भी। हाँ श्वसन। इन सब में क्या हो रहा है? जो शुरू में था वो बदल गया, कुछ नया बन गया। सही। और पहले की कक्षाओं में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की बात हुई थी, याद है? हाँ हाँ। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है ना, बस वही रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, पर पहचाने कैसे कि भाई अभिक्रिया हुई भी है या नहीं? क्या कोई खास संकेत हैं, कुछ निशानियां? बिल्कुल है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर के बदलाव नहीं होते। स्रोत बताता है कि कुछ खास चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे पदार्थ की अवस्था बदल जाए, मान लो ठोस से गैस बन जाए। अच्छा। या फिर रंग बदल जाए, या कोई गैस निकलने लगे, बुलबुले दिखें या गंध आए। और हाँ, तापमान, या तो चीज गर्म हो जाए या एकदम ठंडी महसूस होने लगे। ये सब पक्के इशारे हैं कि अंदर परमाणुओं के लेवल पर कुछ गड़बड़, मतलब कुछ नया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अच्छा, स्रोत में एक बड़ा मजेदार क्रियाकलाप दिया है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने का। हाँ, क्रियाकलाप 1.1। हाँ, उसमें लिखा है कि रिबन को पहले रेगमाल से साफ करो। ये क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम पर ना हवा से क्रिया करके ऑक्साइड या कार्बोनेट की एक परत जम जाती है। वो जलने में दिक्कत करती है। रेगमाल से वो हट जाती है तो वो ठीक से जलता है। अच्छा। फिर उसे जलाते हैं तो ओहो, एकदम आंखों को चौंधियाने वाली सफेद रोशनी, और पीछे रह जाता है सफेद सा पाउडर। हाँ, वो है असली अभिक्रिया। मैग्नीशियम Mg हवा की ऑक्सीजन O2 से तेजी से मिलता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। वो सफेद पाउडर वही है। तो समीकरण हुआ Mg + O2 और बना MgO। बिल्कुल, Mg + O2 तीर MgO। और यहाँ भी देखो संकेत मिले ना, ठोस रिबन पाउडर बन गया, अवस्था बदली, और जबरदस्त रोशनी और गर्मी निकली, मतलब तापमान बदला। सही है। अब सोचिए हर बार ऐसे लंबे लंबे वाक्यों में लिखना, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब कितना मुश्किल है। हाँ, ये तो है। इसीलिए छोटे तरीके चाहिए। पहले आए शब्द समीकरण, जैसे मैग्नीशियम + ऑक्सीजन तीर मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें तीर के बाईं ओर वाले मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये अभिकारक है, रिएक्टेंट्स हैं जो क्रिया कर रहे हैं। ठीक है। और दाईं ओर वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड वो उत्पाद है जो बना। अभिकारक और उत्पाद, समझ गया। पर इससे भी अच्छा और ज्यादा जानकारी देने वाला तरीका है रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल, जैसे Mg + O2 = MgO। छोटा और सटीक। हाँ, ये बेहतर लग रहा है। स्रोत इसे कहता है ढांचा रासायनिक समीकरण। ढांचा समीकरण मतलब ये अभी पूरा नहीं है, इसमें कुछ कमी है? हाँ, एक बहुत जरूरी कमी है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा। द्रव्यमान संरक्षण? वो नियम की द्रव्यमान ना बनता है ना नष्ट होता है। वही, मतलब जितने परमाणु किसी तत्व की अभिक्रिया से पहले थे, ठीक उतने ही बाद में भी होने चाहिए। अब देखो, Mg + O2 = MgO। बाईं तरफ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 O2 में। और दाईं तरफ MgO में सिर्फ 1 O। देखा, बराबर नहीं है। मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं है। ये बस ढांचा है, बता रहा है कौन कौन है, पर ये नहीं बता रहा कि कितना कितना। अच्छा, तो मतलब द्रव्यमान का हिसाब बराबर करने के लिए इसे संतुलित करना पड़ेगा। ये कैसे करते हैं? कोई खास तरीका है इसका? हाँ, तरीका है। इसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। मतलब कोशिश कर करके देखना, अंदाजा लगाना और फिर जांचना। हिट एंड ट्रायल,
हाँ, अच्छा। लक्ष्य ये होता है कि सबसे छोटी पूरी संख्याओं से गुणा करके तीर के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणु बराबर कर दें। चलो वही मैग्नीशियम वाला देखें, Mg + O2 MgO। हाँ। ऑक्सीजन गड़बड़ थी, बाईं तरफ 2, दाईं तरफ 1, तो हम क्या करते, दाईं तरफ MgO के आगे 2 लगा देते हैं, तो बना Mg + O2 2MgO। ठीक है, अब ऑक्सीजन 2 हो गए दाईं तरफ। हाँ, ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, पर अब मैग्नीशियम देखो, बाईं तरफ 1 है, दाईं तरफ 2MgO में 2 हो गए। अरे हाँ, अब मैग्नीशियम गड़बड़ हो गया। तो अब बाईं तरफ Mg के आगे 2 लगा दो, 2Mg + O2 2MgO। अब गिनो, बाईं तरफ 2Mg 2O, दाईं तरफ 2Mg 2O। हो गया, दोनों तरफ बराबर। वाह। है ना। स्रोत में एक और उदाहरण है, थोड़ा मुश्किल। लोहे की भाप से अभिक्रिया Fe + H2O = Fe3O4 + H2। इसे भी इसी हिट एंड ट्रायल से करते हैं। सबसे ज्यादा परमाणु वाले से शुरू करो, धीरे धीरे एक एक करके। अंत में ये बनता है 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। अच्छा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा शायद। हाँ, कभी कभी लगता है, पर तरीका यही है, प्रैक्टिस से आ जाता है। और स्रोत में एक और बात लिखी है, हम समीकरण को और ज्यादा जानकारी वाला बना सकते हैं, वो SLGAQ लिखकर। बिल्कुल, ये भौतिक अवस्थाएं बताते हैं। S मतलब ठोस या सॉलिड, L मतलब द्रव लिक्विड, G मतलब गैस और AQ मतलब जलीय विलयन एक्वस, यानी पानी में घुला हुआ। अच्छा। जैसे वो लोहे वाला समीकरण 3FeS + 4H2OG = Fe3O4S + 4H2G। यहाँ H2O के साथ G लिखा है, मतलब पानी को भाप के रूप में लिया है, द्रव नहीं। ओके। और कभी-कभी तीर के ऊपर या नीचे तापमान, दबाव या उत्प्रेरक कैटलिस्ट भी लिख देते हैं। हाँ। अगर अभिक्रिया के लिए वो जरूरी हो। वाह, मतलब एक छोटे से समीकरण में इतनी सारी डिटेल, कमाल है। चलिए अब जरा कुछ खास तरह की अभिक्रियाओं को देखते हैं जो स्रोत में बताई हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। नाम से तो लग रहा है इसमें चीजें जुड़ती होंगी। एकदम सही पकड़ा। संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक वो जुड़कर सिर्फ एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, जैसे A + B मिलकर AB बना लें। स्रोत में क्रियाकलाप है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसे बिना बुझा चूना कहते हैं, उसमें पानी H2O मिलाते हैं। हाँ। तो ये दोनों जुड़कर बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, यानी बुझा हुआ चूना। CaOS + H2OL changes to CaOH2AQ। और एक और चीज होती है, बीकर को छू कर देखो तो क्या होता है? गरम हो जाता है। हाँ। गरम हो जाता है मतलब ऊष्मा निकलती है। अरे हाँ, और इसी बुझे हुए चूने के बारे में स्रोत में एक मजेदार बात है। कहते हैं इसे दीवारों पर सफेदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और ये हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की एक पतली चमकदार परत बना देता है। और यही CaCO3 संगमरमर का भी सूत्र है। क्या बात है ना मजेदार? और देखो, अभी हमने कहा कि चूने में पानी मिलाने पर बीकर गर्म हो गया, ऊष्मा निकली। हाँ। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है ना, उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा फेंकने वाली। हाँ, एक तरह से कई संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, जैसे कोयले का जलना C + O2 CO2। हाँ। या प्राकृतिक गैस मीथेन का जलना CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O। इनमें भी ऊर्जा निकलती है। और स्रोत कहता है कि श्वसन मतलब हमारा सांस लेना भी ऊष्माक्षेपी है। ये कैसे? 12O6। ठीक। हमारी कोशिकाएं इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाती हैं और उससे ऊर्जा पैदा होती है। इसी ऊर्जा से तो हम सारे काम करते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनते हैं। अच्छा, तो ऊर्जा निकल रही है इसलिए ऊष्माक्षेपी है, समझ गया। हाँ,
और वो जो सब्जियों के छिलके वगैरह से कंपोस्ट खाद बनती है ना, वो भी गर्म हो जाती है। वो भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अच्छा, अब संयोजन का ठीक उल्टा क्या होगा? अगर एक चीज टूटकर दो या ज्यादा चीजें बनाए, उसे कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब टूटना, जैसे ए बी टूटकर ए और बी बन जाए। संयोजन का उल्टा, ए प्लस बी ए बी था, ये ए बी टूटकर ए प्लस बी बन रहा है। बिल्कुल। और क्योंकि इसमें बंध टूट रहे हैं तो ऐसे ही नहीं होता। इसके लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। ऊर्जा देनी पड़ती है। ऊष्माक्षेपी में तो निकल रही थी। हाँ, तो ये उसका उल्टा हुआ ना। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा सोख ली जाती है, मतलब अवशोषित होती है, उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी, अंदर सोखने वाली। हाँ। और सारी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं क्योंकि उन्हें चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा गर्मी हो सकती है, बिजली हो सकती है, या रोशनी भी। अच्छा। अलग अलग तरह की ऊर्जा से। हाँ, स्रोत में उदाहरण है। जैसे फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल होते हैं, उनको गर्म करो, ये हुई ऊष्मीय वियोजन। तो उनका रंग बदल जाता है, भूरा पाउडर फेरिक ऑक्साइड बनता है, और साथ में दो गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, जिनकी एक अजीब सी गंध होती है। या फिर पानी लो, उसमें थोड़ी एसिड डालकर बिजली पास करो, ये हुआ वैद्युत अपघटन। पानी टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। पानी बिजली से टूट जाता है, वाह। हाँ, और तीसरा है रोशनी से। सिल्वर क्लोराइड लो, सफेद रंग का होता है, उसे धूप में रख दो, ये हुआ प्रकाशीय वियोजन। तो क्या होगा? वो धीरे धीरे स्लेटी मतलब ग्रे रंग का हो जाता है, क्योंकि वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। अरे, सिल्वर क्लोराइड वाला। स्रोत में लिखा है कि इसी तरह की अभिक्रिया का इस्तेमाल पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। हाँ, बिल्कुल। सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी ऐसा ही होता है। ये दिखाता है कि केमिस्ट्री हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ी थी। ये तो कमाल का कनेक्शन है। अच्छा, अगली अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब किसी को उसकी जगह से हटा देना। सही पकड़ा। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है। एक ज्यादा ताकतवर मतलब ज्यादा क्रियाशील तत्व आता है और किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के घोल में से धक्का मारकर हटा देता है और खुद उसकी जगह बैठ जाता है। ज्यादा क्रियाशील वाला कम वाले को हटा देता है। हाँ, जैसे समझो ए ज्यादा क्रियाशील है बी से, तो अगर ए की क्रिया बीसी से हो तो ए बी को हटाकर एसी बना लेगा और बी बेचारा अलग हो जाएगा। ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी। इसका कोई उदाहरण है अपने पास? बिल्कुल, क्रियाकलाप 1.9। इसमें लोहे की कील Fe लेते हैं और उसे कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले घोल में डुबो देते हैं। हाँ, तो क्या दिखता है? थोड़ी देर बाद देखो तो कील का रंग भूरा होने लगता है। वो इसलिए क्योंकि उस पर कॉपर जम गया है। और घोल का नीला रंग वो हल्का पड़ जाता है, क्योंकि अब वो कॉपर सल्फेट नहीं रहा, वो आयरन सल्फेट बन गया है। अच्छा, तो लोहा आया और कॉपर को हटा दिया। हाँ, समीकरण है FeS plus CuSO4Aq equals to FeSO4Aq plus Cus। लोहा Fe कॉपर Cu से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए उसने कॉपर को उसके सल्फेट से विस्थापित कर दिया। ठीक है, मतलब क्रियाशीलता का खेल है। बिल्कुल। जिंक और लेड भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील हैं, तो वो भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा सकते हैं। अब अगर दो यौगिक आपस में अदला बदली कर लें तो मतलब एक का हिस्सा दूसरे के पास, दूसरे का पहले के पास। हाँ, ऐसा भी होता है। इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली होती है। आयनों की अदला बदली, ये कैसे? मतलब एक उदाहरण देखो, क्रियाकलाप 1.10। सोडियम सल्फेट Na2SO4 का घोल लो और बेरियम क्लोराइड BaCl2 का घोल लो। दोनों पानी जैसे साफ दिखते हैं। अब दोनों को मिला दो तो क्या होगा? मिलाते ही फटाक से एक सफेद चीज बनती है जो नीचे बैठ जाती है, पानी में घुलती नहीं। अच्छा, वो क्या है? उसे कहते हैं अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। इस केस में वो बेरियम सल्फेट BaSO4 का सफेद अवक्षेप है। समीकरण है Na2SO4Aq प्लस BaClAq टू BaSO4S प्लस 2NaClAq। तो हुआ क्या इसमें? अदला बदली कैसे हुई? देखो, सोडियम सल्फेट में सोडियम आयन Na+ और सल्फेट आयन SO4 2- थे। बेरियम क्लोराइड में बेरियम आयन Ba2+ और क्लोराइड आयन Cl- थे। जब मिलाया तो बेरियम ने सल्फेट से दोस्ती कर ली,
BaSO4 बन गया जो घुलता नहीं, और सोडियम ने क्लोराइड से NaCl बन गया जो पानी में घुला रहता है। हो गई अदला बदली। अच्छा, आयनों ने पार्टनर बदल लिए, इसलिए द्विवस्थापन, और वो जो नीचे बैठ गया वो अवक्षेप। ठीक है, हाँ। और इसीलिए ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ गया। अब आखिरी प्रकार, उपचयन और अपचयन। ये नाम थोड़े मुश्किल से लगते हैं। हाँ, सुनने में लगते हैं पर कॉन्सेप्ट जरूरी है। इन्हें साथ में रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रिडॉक्स। हाँ, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू रिडॉक्स। देखो, स्रोत में एक प्रयोग है। कॉपर पाउडर लो, तांबे का चूरा, उसे गरम करो। ठीक है। गरम करने पर क्या होगा, वो हवा की ऑक्सीजन से जुड़ेगा और कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, जो काले रंग का होता है। 2Cu + O2 2CuO। तांबा काला पड़ गया। हाँ, तो जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ है। यहाँ कॉपर का उपचयन हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गई। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, उपचयन। तो अपचयन क्या हुआ? अपचयन ठीक इसका उल्टा, ओके। ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। ओके। अब सोचो, वो जो काला कॉपर ऑक्साइड बना था CuO, उस पे अगर हम हाइड्रोजन गैस H2 डालें और गर्म करें तो हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को ले उड़ेगी, पानी H2O बना लेगी और हमें वापस भूरे रंग का कॉपर मिल जाएगा। CuO + H2 = Cu + H2O। अरे वाह, काला रंग फिर भूरा हो गया। हाँ, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, उपचयन या अपचयन? ऑक्सीजन हटी मतलब अपचयन। बिल्कुल, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ, लेकिन उसी समय हाइड्रोजन का क्या हुआ? उसमें तो ऑक्सीजन जुड़ गई, H2 से H2O बन गया। हाँ, तो हाइड्रोजन का उपचयन हुआ। एकदम सही। तो इस अभिक्रिया में CuO + H2 = Cu + H2O, एक का CuO का अपचयन हो रहा है और दूसरे का H2 का उपचयन हो रहा है। दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। अच्छा, एक देता है दूसरा लेता है। हाँ, ज्यादातर अभिक्रियाओं में ये दोनों साथ ही होते हैं, इसीलिए इन्हें मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो वो जो शुरू में मैग्नीशियम रिबन जला था, 2Mg + O2 to 2MgO, उसमें मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ी थी, तो मैग्नीशियम का उपचयन हुआ था, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा, मैग्नीशियम का उपचयन हुआ था। चलिए, ये सब तो समझ आया, पर क्या इन उपचयन अपचयन का हमारी रोज की जिंदगी में भी कोई असर पड़ता है? मतलब ये सिर्फ लैब में होता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इसके बहुत असर दिखते हैं। स्रोत में 2 बहुत आम असर बताए हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण? ये वही है ना, लोहे पर जंग लगना? हाँ, बिल्कुल वही। संक्षारण, कोरोजन, वो प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास की चीजों जैसे नमी, हवा, ऑक्सीजन, एसिड वगैरह, इनसे क्रिया करके धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। जैसे लोहे पर वो लाल भूरी परत? हाँ, या चांदी का काला पड़ जाना, या तांबे या पीतल पर हरी परत जमना, ये सब संक्षारण ही है। ये होता क्यों है? ये भी उपचयन है क्या? हाँ, मूल रूप से ये धातु का धीरे धीरे हवा की ऑक्सीजन और नमी की मौजूदगी में से उपचयित होना ही है। और इससे तो काफी नुकसान होता होगा। पुल हैं, गाड़ियां, जहाज, सब लोहे के बनते हैं ज्यादातर। बहुत ज्यादा नुकसान, खासकर लोहे का संक्षारण तो एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है। इसीलिए तो पेंट करते हैं, तेल लगाते हैं या जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ताकि लोहे का संपर्क हवा और नमी से कट जाए और जंग ना लगे। और दूसरा असर आपने बताया विकृत गंधिता, ये क्या चीज है? विकृत गंधिता, रैंसिडिटी, अरे वो जब तेल या फैट वाली खाने की चीजें जैसे चिप्स, नमकीन या तला हुआ खाना ज्यादा दिन रखे रहें तो उनमें से एक अजीब सी बदबू आने लगती है और स्वाद भी खराब हो जाता है। हाँ, बिल्कुल पता है, वो बासी सी महक। वही है विकृत गंधिता। ये क्यों होता है? ये भी उपचयन का ही कमाल है। खाने में जो तेल और वसा होते हैं ना, वो हवा की ऑक्सीजन से धीरे धीरे क्रिया कर लेते हैं, मतलब उपचयित हो जाते हैं, और इसी से उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। ओहो, तो हवा से ही खराब हो जाते हैं? हाँ, इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, या तो खाने में कुछ ऐसी चीजें मिलाते हैं जो उपचयन को रोकें, उन्हें प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। अच्छा। या फिर डब्बों को एकदम एयर टाइट बंद करते हैं ताकि हवा अंदर ना जाए, और
चिप्स के पैकेट देखे हैं, फूले हुए होते हैं, हाँ हाँ, उनमें हवा भरी होते हैं। हवा नहीं, उनमें से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन जैसी गैस भरते हैं जो ज्यादा क्रिया नहीं करती। क्या? नाइट्रोजन ऑक्सीजन निकालकर? हाँ, ताकि चिप्स का तेल ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उपचयित ना हो और वो ताजे बने रहें, खराब ना हो। अरे वाह, मतलब चिप्स के पैकेट में हवा नहीं, नाइट्रोजन होती है। ये तो मजेदार जानकारी निकली। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों पर। हमने समझा कि अभिक्रिया क्या है, उसे लिखते कैसे हैं, संतुलित क्यों करना पड़ता है, और मुख्य प्रकार भी देखे: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स। और ये भी देखा कि ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। चूने की सफेदी से लेकर हमारे सांस लेने तक, हाँ, लोहे पर जंग से लेकर चिप्स के पैकेट तक, हर जगह केमिस्ट्री है, हर पल काम कर रही है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। हमने देखा कि लोहा, आयरन, कॉपर सल्फेट के घुल से कॉपर को हटा देता है क्योंकि लोहा ज्यादा क्रियाशील है। हाँ, और स्रोत में जिंक और लेड को भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील बताया है। तो अब आप सोचिए, अगर हम इसका ठीक